आज नहीं तो कल परिणाम हम लोग के पक्ष में आएगा ही आएगा। ऐसे भी साहब कहते हैं, चाहे सोनिया का जूती खा के आओ, चाहे अटल बिहारी का जूता खा के आओ, आना इसी जगह पड़ेगा और कोई जगह हम लोग के लिए नहीं है। तो समय रहते अगर हम लोग आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आना तो पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से अभी मेहनत किया जा रहा है उससे भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रदीप मेहता जी जो राष्ट्रीय प्रसारण मोर्चा के कार्यकारी परिषद अध्यक्ष हैं और पलामू जिला से हैं, मैं राइस पर आज के इस कार्यक्रम में अपना विचार व्यक्त करें। माननीय प्रदीप मेहता जी। थोड़ा जुनून के साथ हाथ उठा करके, क्योंकि ईवीएम तोड़ना है ना, तो थोड़ा सा हाथ भी टाइट हो जाना चाहिए, ताकत होना चाहिए। जय मुल्लावासी, जोरदार जबरदस्त। साथियों, आज इस देश के हालात, दशा और दिशा बहुत ही दयनीय है, खराब है। साथियों, हमारे पुरखों को एक 3.5% विदेशी आर्य ब्राह्मण विदेशी आ करके यहाँ पर साम दाम दंड भेद, ये जो 4 हथियार हैं, ये हथियार से हमारे पुरखे को, जो इस देश के मूल निवासी थे, शासक थे, राजा थे, उन्हें 4 हथियार से गुलाम बना दिया गया। और यह जो लड़ाई है, आज नई लड़ाई नहीं। वामसेक जो संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा जो संगठन है, ये जो नई लड़ाई शुरुआत नहीं की है, ये इसके पास अपना कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि हमारे पुरखों का जो 3000 साल पहले से जो विचारधारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, उस विचारधारा को पकड़ करके आगे चल रही है। तो साथियों, इस देश में बहुत लंबे लड़ाई हुआ। इतिहास तीन तरह का होता है, प्राचीन इतिहास होता है, मध्यकालीन इतिहास होता है, आधुनिक इतिहास होता है। तो साथियों, हमारे पुरखों का जो इतिहास था, बड़ी गौरवान्वित इतिहास था। इस देश के शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, और ये 3% विदेशी ब्राह्मण यहाँ पर आकर के आक्रमण करके हमारे जो पुरखों का जो शासन व्यवस्था था, उन्हें चौपट करने का काम किया, गुलाम बनने का काम किया, खत्म करने का काम किया, सत्यानाश करने का काम किया। साम दाम दंड भेद, साम मतलब समझा बुझाकर इसको गुलाम बनाओ, दाम मतलब दाम देके कितना में तू बिकेगा, दंड मतलब दंड करके, दंड दे करके, भेद मतलब भेदभाव उत्पन्न करके, दूसरे में भेदभाव करके, इस तरह हथियार से हमारे पुरखों का जो सत्ता था, राज सत्ता था, उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया। साथियों, और ये लड़ाई बड़ी, इसी लड़ाई को बड़ी चतुराई से उन्होंने लिखा। कभी देवासुर संग्राम कहा, कभी आर्य अनार्य का लड़ाई कहा, कभी राक्षस और देवता का लड़ाई कहा। और आज का भी लड़ाई आपको बता दे, आज का लड़ाई है L3MN और R1A1 यानी 3% विदेशी के साथ, यहाँ पर 90% मूल निवासी बहुजन समाज के साथ। साथियों, आज का लड़ाई जो लड़ रहे हैं हमारे पुरखे का लड़ाई, जो अधूरा सपना था, हमारे समाज के लोग साल भर में एक बार जयंती मनाने का काम करते हैं, डीजे लगाते हैं, दारू पीते हैं और जोर से बोलते हैं, बाबा तेरा मिशन उधारा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। फिर साल भर के बाद ही नासा फटता है। तो ऐसा भी चल रहा है। लेकिन हमारा वामसेक का जो विचारधारा है, ये विचारधारा नहीं है, बल्कि हमारे पुरखों का जो अधूरा सपना था,
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो सपना था, इस देश के मूल निवासियों का राजशाखा होना चाहिए, इस देश के हुक्मरान होना चाहिए। हम इस देश के मूल निवासी हैं तो हमें हर जगह पर समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करते हुए सभी संस्थानों पर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया पर, ये चारों पिलर पर हमारा समाज का कब्जा होना चाहिए। इसकी लड़ाई है सर, और इसकी लड़ाई इस देश में जब आवाज गूंजने लगा, इस देश में जब हमारे बाबा साहब के बाद मानवर कांसीराम साहब ने सभी बहुजन मूल निवासियों का इकट्ठा करने का काम किया और इस देश में नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जब ये नारा लगा इस देश के अंदर, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, दुश्मन ने सोचा एक कांसीराम जो है, ये जो जुबान बोल रहा है, ये जुबान से इनके जो समाज है, मूल निवासी बहुजन समाज है, जिसको कई हजार साल से जिन्हें हम गुलाम बना के रखे थे, तथा कथित आजादी के नाम पर अंग्रेज लोग सत्ता हस्तांतरण करके हमारे हाथ में जो दिए थे, कहीं कांसीराम के नारा से कहीं इस देश के मूल निवासी समाज जाग जाएगा। अगर वो जाग जाएगा तो ब्राह्मण यहाँ से भाग जाएगा। तो साथियों, जब इस नारा को लगाया गया, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश के मूल निवासी समाज एकत्रित होने लगे। एक झंडा के तले एक झंडा, एक एजेंडा, एक विचारधारा, एक उद्देश्य, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करने के लिए जब नारा लगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, तब इस देश के 3.5% विदेशी आर्य ब्राह्मण लोग प्लानिंग के तहत इस देश में ईवीएम मशीन लाया। साथियों, 3000 साल से जो हमारा समाज को गुलाम बनाया था, वो गुलाम बनाने का जो कानून था उसको बोला जाता है मनुस्मृति। मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ, स्त्री शूद्र न विद्याधीते, स्त्री और शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, स्त्री और शूद्र को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। साथियों, ये जो हमारा समाज को जो इस तरह से लिख करके रखा था, जिस देश में मनुस्मृति से देश चलता था, इसीलिए इस देश में भले ही वो काल्पनिक रूप से किए हो, एकलव्य का अंगूठा कटा गया। एकलव्य का अंगूठा इसलिए काट लिया गया, एक नीच, एक अछूत, एक शूद्र व्यक्ति को विद्या का अधिकार नहीं है, धूल विद्या का अधिकार नहीं है। तो इस तरह द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण था, वो एकलव्य का अंगूठा काटा। तो साथियों, अभी भी ये सबूत दिख रहे हैं। तो इस तरह से जो पहले का मनुस्मृति था, वो शिक्षा और संपत्ति से दूर रखने के, हमारे समाज को दूर रखने का जो हथियार था, उन लोगों को लिख करके कानून बनाया था। और इस साथियों, अभी के डेट में मनुस्मृति कागज वाला नहीं चल रहा है। हमारे साहब पवन मेश्राम साहब जी कहते हैं, इस देश में डिजिटल मनुस्मृति लागू हो गया है। डिजिटल मनुस्मृति लागू करके इस देश में चारों जो पिलर है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, इस पर कम से कम भारत के मूल निवासियों का जो अधिकार होना चाहिए था, ये चारों पिलर पर आज के डेट में ब्राह्मण बैठे हुए, न्यायपालिका में कम से कम 99% उन लोग बैठे हुए, 80% से ज्यादा संस्थानों पर उन लोग बैठे हुए हैं। आगे बोलते हैं, जिनको पंच चुनने की औकात नहीं है, 3% है भाई इस देश के अंदर में जो पंच चुनने का अधिकार नहीं है, जो एक मुखिया नहीं बन सकते हैं। उस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। तो साथियों, ये किसके दम पर हो रहे हैं? हो रहे हैं डिजिटल मनुस्मृति ईवीएम मशीन की वजह से। क्या किया ईवीएम मशीन ने? ईवीएम मशीन ने क्या किया? देश को सत्यानाश किया। हम लोग नारा भी लगाते। तो ईवीएम मशीन में
मनुस्मृति ने जो हमारे साथ भेदभाव रखा था, उसी तरह आज जो डिजिटल मनुस्मृति ईवीएम मशीन है वो भी भेदभाव कर रहा है। वो सिर्फ ब्राह्मणों को वोट दे रहा है। 3% ब्राह्मणों को, जो 5 नेशनल पार्टियां हैं, जो मुख्य रूप से आरएसएस का जो है भाजपा, उसे वोट दे रही है, ब्राह्मणों को वोट दे रहे हैं। तो ब्राह्मणों का वोट दे रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो भेदभाव था मनुस्मृति के माध्यम से, वही भेदभाव डिजिटल मनुस्मृति ईवीएम मशीन ने भी कर रहा है। साथियों, ईवीएम मशीन ने हद कर दिया इस देश के अंदर में। कहीं कहीं तो ऐसा भी आ रहा है कि प्रत्याशी अपना बूथ पर आपन वोट मारने गया था, 0 निकला। हो सकता है कि पत्नी को कभी मार दिया होगा, गुस्सा में कहा होगा, रह रह नतिया का तो चुनाव लड़ते, तोरा हम सबक सिखावत हुई। तो सबक सिखाने के लिए हो सकता है पति वोट नहीं दिया होगा, लेकिन प्रत्याशी इतना भी गधा नहीं होगा कि आपन वोट नहीं मारेगा। अपना वोट को मारा होगा, अपना वोट भी नहीं दिख रहा है, सीधा की सीधे 0। दूसरा उदाहरण, बनारस जिसको काशी कहते हैं, वहां के लोकसभा में टोटल वहां के वोटर जो है 11 लाख है। 11 लाख वोटर हैं। वोट कितना पड़ा चुनाव में 19 में? 12,86,000। 1,86,000 ज्यादा वोट निकले। बसराम साहब ने कहते हैं, साला इतना स्पीड में तो मुर्गी भी अंडा नहीं देता है जितना स्पीड में भी मशीन भाजपा को वोट देता है। तो साथियों, ये भी एक उदाहरण है। इस तरह से कई दर्जनों की हमारे पास, हमारे संगठन के पास सबूत हैं। विधानसभा में, बिहार विधानसभा में जब चुनाव हुआ, वहां पर तेजस्वी जी का बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े सेंटेंस सलाम मर रहे थे। क्या किया गया? 0 कर दिया गया। साथियों, अभी भी सतर्क हो जाइए। चुनाव लड़ने वाले जो खजली हुआ है ना, खजवा रहे हैं ना, जो खजली हुआ है चुनाव लड़ने के लिए, थोड़ा पैसा भी बढ़ गया है हमारे समाज के पास, कितना भी पैसा खर्चा कर लीजिए, कितना भी जनाधार दिखा दीजिए, अंतों का तो आप हार जाइएगा। क्यों? डिजिटल मनुस्मृति है भाई, भेदभाव करता है, मूल निवासियों का वोट नहीं देता है, ये सीधा के सीधे ब्राह्मण को वोट देता है। ऐसा कई खुलासे हुए हैं कि 50% से ज्यादा वोट भाजपा को जाएगा, 50% में बंदर बाट हो जाएगा। ऐसा कई खुलासे हुए सब। तो इस तरह से ईवीएम मशीन ने हमारे समाज के साथ फिर से गुलाम बनाने के लिए ईवीएम मशीन लाया गया है। तो इसका बंदोबस्त हम लोग के करना होगा, और इसका बंदोबस्त हम लोग ने करने के लिए जन आंदोलन की रूपांतरण हम लोग जो विश्राम साहब का दिशा निर्देश में जो कर रहे हैं, जो 31 जनवरी को हम लोग पूरा जन सलाम दिखाएं। साथियों, घोषणा हुआ था कि यदि 10 दिन में चुनाव आयोग निष्पक्ष, पारदर्शी, मुक्त चुनाव का घोषणा नहीं करता है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव अगर नहीं कराती है, तो हम लोग क्या करेंगे? ईवीएम मशीन को फोड़ेंगे। दशरथ मान जी थे, उन्होंने बोला था, जब तक पहाड़ को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग के क्या बोलना है? जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे देश के बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने की बात किया जा रहा है, वोट खतरा में है साथियों, तो संविधान कहां से बचेगा? वोट ही खतरा में है। जो वोट आपको राजा बनने का अधिकार था, राजा चुनने का अधिकार था, वही 0 कर दिया गया है।
वोट ही नहीं रहेगा, जब वोट ही नहीं बचेगा तो संविधान थोड़ी बच पाएगा। तो साथियों, इस तरह से हमारे देश में ईवीएम मशीन डिजिटल मनुस्मृति के माध्यम से हमारे समाज को दो ऑप्शन है, या तो दुश्मन के आगे नतमस्तक हो जाइए, दुश्मन के आगे साष्टांग दंडवत कर दीजिए, ले जाओ वोट लिट के बना दो इस देश को गुलाम। कितने लोग चाहते हैं कि इस देश को गुलाम बना दिया जाए ईवीएम मशीन के द्वारा? चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या साथियों? कितने लोग चाहते हैं कि इस देश को वोट बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, देश बचाएंगे? कितने से लोग हाथ में बता सकते हैं क्या? बाकी को क्या समझा जाए? गुलाम बनाने वाले हैं क्या साथियों? कुछ लोग सोच रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो साथियों, हम लोग भी तय कर लिए हैं कि अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दिया है, गला कटा गया है, फांसी तक झूल गया है। तो साथियों, इस अवसर, ये जो हमें महान बनने का जो अवसर अभी मिला हुआ है, ईवीएम फोड़ने का अवसर मिला हुआ है, इसमें भी हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। जैसे ही आदेश आएगा हम लोग बड़े पैमाने पर, जो ऊपर से आदेश आया है, बड़े पैमाने पर ईवीएम मशीन को पटक के फोड़ देंगे। बाबा साहब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाया था और हमें भी इस अवसर पर, इस समय जो वोट होगा उस समय ईवीएम मशीन है, इसको जला नहीं सकते हैं, इसको फोड़ सकते हैं। तो हम लोग जिस तरह से आदेश उपदेश है उस तरह से बूथ कमेटी का निर्माण करके और हम लोग बूथ पर जाकर के ईवीएम मशीन को पटकेंगे। आपने मेरी बात को सुना, संचालक महोदय से इशारा भी आया है। इसी के साथ अपनी बात को यहीं पर खत्म करते हैं। जय मूल्यवासी, जोहार।